अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बच्ची का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप सभी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक बच्ची जो कि बचपन में ही 5 साल की उम्र में ही माँ बन गई और फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसको देखने के बाद सब लोग हैरान हो गए। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए अभी फ़िलहाल देखते हैं इस वीडियो को। हमारे गांव के बराबर वाले गांव में जुबैदा नाम की एक खातून रहती थी। जुबैदा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बच्ची का नाम सहर और छोटी का नाम गुलशन था। जुबैदा के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। इस वक्त जुबैदा की बेटी गुलशन 2 साल की थी। जुबैदा एक अनपढ़ खातून थी और शौहर की वफात के बाद वो अपने मायके चली गई और जुबैदा के माँ बाप भी आखिर कितने दिनों तक, कितनी देर तक अपनी बेटी जुबैदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। तो ऐसे में फिर उन्होंने जुबैदा से बात की और कहा कि बेटा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी उम्र बची है और हमारे बाद में तुम किसके दर पर जाओगी। जुबैदा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर आ गई। जुबैदा आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन तक खाती। जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा का दूसरा शौहर अकरम खुशदिल लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। अकरम जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था और वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। जुबैदा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। जुबैदा अकरम की शादी को साल हो गया था तो जुबैदा ने एक नन्हे शहजादे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम की तवज्जो जुबैदा की बेटियों से कम होती जा रही थी और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। और ऐसे में अगर उसका बेटा जरा सा भी रोता तो वो जुबैदा को डांटता कि ये क्यों रो रहा है। इसी वजह से जुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता। सहर और गुलशन जब भी अपनी अम्मी को कोई काम के लिए कहती तो जुबैदा सहर को कहती कि बेटी, तुम अब बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद कर लिया करो। तो जुबैदा सहर को कहती कि तुम अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी देख लिया करो। तो सहर ने ऐसे में तकरीबन ज़्यादातर काम खुद ही करना शुरू कर दिए। वो गुलशन को कपड़े पहना देती, उसकी चोटियाँ बना देती और सहर की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और सहर जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। सहर स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबैदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल नहीं था। इस बार सहर का अब्बू अकरम चाहता था कि सहर 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दूं। जब सहर की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबैदा ने अकरम से सहर की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब है और सहर की ट्यूशन का क्या करना है। तो ऐसे में अकरम जुबैदा को कहने लगा, देखो तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा है, वो शहर से MA इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोलना है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन देखो शहर को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की ही तो बात है। तो अकरम शहर को अपने भाई के घर छोड़ आया और अपने भतीजे से बोला कि यार वकास, ये मेरी बेटी सहर है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसकी ज़रा तैयारी करवा दो और जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। तो वकास ने कहा कि चचा जान, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह सहर पास हो जाएगी। तो ऐसे में सहर अब वकास के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे तो सहर उदास हो जाती थी। वो रोज़ अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती और कहती कि अम्मी, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है, मुझे घर ले जाइए। तो उसकी अम्मी कहती कि बेटा, कुछ ही दिन की बात तो है, उसके बाद तो फिर तुम्हें घर आना ही है। सहर को वकास के घर में रहने का ये फ़ायदा था कि वो जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी वकास से पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था कि सहर को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी। तो ऐसे में वो वकास के कमरे में चली गई और बोली, भाई वकास, ये सवाल मुझे समझा दीजिए। तो वकास बोला कि अच्छा ठीक है। सहर जब वकास के पास आकर बैठी तो वकास सहर के साथ छेड़खानी करने लगा और सहर उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सहर ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया कि अम्मी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबैदा बोली कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर सहर बच्चों के होते हुए वकास के घर गई तो वकास ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। सहर जो कि एकदम से पीछे हट गए। आज रात फिर से सहर ने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी, अब्बू को बोले कि मुझे यहाँ से ले जाए, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। सहर जब भी अपनी अम्मी को फ़ोन करती तो अपनी अम्मी से खुलकर बात भी नहीं कर पाती क्योंकि वकास उसके पास ही खड़ा होता था। जुबैदा ने फिर अकरम को कहा कि जाइए सहर को ले आइए, वो उदास हो गई है, इतने दिन भी तो हो गए हैं, वो भी तो एक बच्ची है ना। वकास ने कहा कि अच्छा ठीक है, फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊँगा। रात के वक्त सहर का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था कि सहर को घर लेकर जाना है कि अचानक से एक इमरजेंसी 1500 बैग का उसे ऑर्डर आ गया।
तो ऐसे में अकरम के जो मुलाजिम थे वो तो घर जा चुके थे, लेकिन वहां पर 2 मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1500 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया। जुबैदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किया, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को कुछ भी पता न चल सका। इधर वकास के घरवाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में वकास और सहर अकेले थे। वकास सहर के कमरे में आया और कहने लगा कि सहर, आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? और सहर ने अपनी आंखें नीचे ही रखी, और जब वकास सहर के करीब आकर बैठ गया तो सहर उठकर जाने ही लगी थी, तो वकास ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दे दिया और सहर को अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन सहर का अब्बू अकरम उसे लेने को आ गया और बोला कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती हो कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो अकरम की इस बात पर वकास भी बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हैं, इसे तो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जिस दिन से आई है बस यही रट लगाई है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला कि बेटा वकास, मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? सौतेली औलाद ने कभी किसी की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूं। यह कहकर अकरम सहर को अपने घर ले आया। सहर जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले तो वो मुझे 5 से 6 दिन तक छेड़ता रहा, और जिस दिन घर में कोई नहीं था तो उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने जब ये बात अपने शौहर अकरम को बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे वकास को फ़ोन किया कि वकास, तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकास बोला कि चचा जान, आजकल तो नेकी का कोई ज़माना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है और आप उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। अकरम ने जब वकास की ये बातें सुनी तो जुबैदा से कहा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। फिर अकरम अपनी बेटी सहर को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस सहर के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये झूठ बोल रही है। और उसके बाद अकरम ने सहर के ऊपर थप्पड़ दे मारा और बोला कि नहीं पढ़ने जाना तो मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम तो मत लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे चला गया। सहर अभी 11 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सलूक वकास ने किया उसने लफ्ज़ पा लफ्ज़ अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 6 माह गुजर गए। सहर की जिसामत में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन सहर की अम्मी ने सहर की हालत ख़राब देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल चली गई। वहाँ जाकर सहर और उसकी अम्मी को पता चला कि सहर माँ बनने वाली है। तो सहर की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और सहर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबैदा को वकास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकास को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जुबैदा ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, क्या हम ये बच्चा ज़ाया नहीं करवा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा कि नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है और अगर हम ऐसा करते हैं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। जुबैदा इतना सुनकर बहुत डर गई। घर आकर अकरम को उसने सब कुछ बता दिया। तो अकरम ने कहा कि मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूंगा। पहले ही जब फ़ोन किया था तो उन्होंने मेरी कम बेइज्जती ना की थी। इसके साथ ही अकरम ने कहा कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती है। तो इतना सुनकर जुबैदा और सहर रोने लगी और जुबैदा कहने लगी कि नहीं अकरम, ऐसा मत करो, तुम्हारी मेहरबानी अकरम, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम, तुम्हारी मेहरबानी, ऐसा मत करो। अकरम कहने लगा कि जुबैदा, अगर तुम चाहती हो कि सहर जिंदा रहे तो उसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे ना और कहेंगे कि सौतेला बाप था और सौतेले बाप ने अपनी औकात दिखा दी। इसी वजह से हम सबके लिए बेहतर यही है कि सहर इस घर से चली जाए और इसमें सहर की भी भलाई है। उसके बाद फिर अकरम सहर को अपनी खाला के घर ले गया। अकरम की खाला कहने लगी कि भला मैं इस बदनामी के ढेर को अपने घर में क्यों रखूं? ले जाओ इसे यहां से। अरे भाई, लोग मुझसे भी तो पूछेंगे कि ये कौन है और क्या रिश्ता है इसके साथ, और मैं लोगों को क्या बताऊंगी? मेरी भी कोई इज्जत है और वैसे भी मेरा तो इसके साथ में कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो मैं भी तुम्हें सुकून और आराम के साथ नहीं रहने दूंगी। देखो अकरम, तुम अभी के अभी इसे यहां से ले जाओ। अकरम सहर को घर वापस ले आया और जुबैदा से कहा कि इसका बच्चा ज़ाया करवाना चाहिए। तो जुबैदा रोने लगी और कहने लगी, अकरम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये बच्चा ज़ाया करवाया तो सहर की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे ना करे, लेकिन वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेगी।
अगले दिन जुबैदा शहर को लेकर वकास के घर में चली जाती है और जब जुबैदा वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची जुबैदा और शहर को देखकर चौंक जाता है और वकास के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा वकास के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। वकास के माँ बाप कहते हैं, बहन बैठिए, क्या लेंगी आप? तो जुबैदा ने कहा कि कुछ नहीं, बस यहीं से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका हालचाल पूछती चलूं। उसके बाद जुबैदा सहन को लेकर चली गई। जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था, लेकिन उसने बहुत कुछ सोच कर रखा था। अगले दिन जुबैदा ने वकास को फोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। और जब वकास अपनी चाची जुबैदा के घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से वकास से बात करती है कि वकास बेटा, ये शहर तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन वकास आगे से गुस्से में बोलता है और कहता है, चाची आप किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही है? उसके बाद जुबैदा भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्जाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें इसे कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है, बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में वकास को कुछ भी पता नहीं था। पहले तो वकास माना ही नहीं, फिर अचानक से गुस्से में बोला, हाँ मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या करोगी? मैं तो लड़का हूं, मेरी तो कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ कोई शादी नहीं करेगा। जाओ बोलो, बताओ सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। इतना कहकर वकास जाने के लिए वापस मुड़ता है और जुबैदा को वकास की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबैदा पीछे से वकास के गर्दन में छुरी मार देती है और वकास की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख की कहानी सुनाती है। जुबैदा की बहन को यह सुनकर बड़ा दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर में रख लेती है। उसके बाद पुलिस जुबैदा को वकास के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब पता चलता है तो वो जुबैदा से थाने मिलने जाता है और जब जुबैदा से मिलता है तो उससे कहता है, जुबैदा तुमने ये सब क्या कर दिया? उसके बाद जुबैदा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई तो अकरम ने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं खुद ही उससे बदला लेता। जुबैदा ने कहा, आपको बताया तो था लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसीलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की जब ये रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की जगह जुबैदा को 15 साल की कैद हो गई और इधर जुबैदा की बेटी सहर ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सहर की खाला उससे बहुत प्यार करने लगी थी और वो जुबैदा और उसकी बेटी सहर की हकीकत को जानती थी। सहर की खाला जानती थी कि मेरी बहन जुबैदा बहुत तकलीफों से गुजर रही है, इसीलिए उसने सहर की शादी अपने बेटे के साथ कर दी और आज सहर उस घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। क्या सहर की माँ जुबैदा ने वकास को जैसी मौत दी, क्या वो इसी का हकदार था? आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।